Yes, be silent. Good morning, students. Today we will start our next chapter of economic section, that is people as resource. बेटा जैसे आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है दैट इज एन एसेट फॉर एन इकोनॉमी, नॉट द लायबिलिटीज। सबसे पहले वर्ड मैंने आपको यूज किए एसेट एंड लायबिलिटीज। मीन्स कि जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की वो उस कंट्री के लिए एक एसेट है। एसेट मीन्स उसकी वेल्थ है, संपत्ति है। लायबिलिटीज मीन्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व नहीं है। मीन्स कि एक पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो एक उसकी क्या कहलाती है, कंट्री की वेल्थ कहलाती है। कंट्री की वेल्थ क्यों कहलाती है? बिकॉज पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट मीन्स किस चीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम? इसमें इन्वेस्टमेंट होगी एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और थर्ड जो है उनको स्किल देंगे। जब इन तीनों चीजों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो पॉपुलेशन क्या बन जाती है? इट चेंज इनटू ह्यूमन रिसोर्स। अब रिसोर्स आपने पढ़ा था, क्या होता है रिसोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? एनीथिंग विच इज यूजफुल टू अस। कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्स। ऐसे ही जो हमारे पॉपुलेशन है वो एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन वी मेड सम इन्वेस्टमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्किल। एक ऑर्डिनरी पीपल है वो कुछ हमारे लिए जो है वो एक लायबिलिटी की तरह है। लायबिलिटी मीन्स हमें उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसकी फूड नेसेसिटी पूरी करनी है, क्लोथिंग करनी है, ये सारी नेसेसिटीज हमें पूरी करनी है जब तक वो वर्किंग में नहीं आता। लेकिन जब हम उसे एजुकेशन देते हैं, उसकी हेल्थ का प्रॉपर केयर करते हैं, उसे कुछ प्रॉपर स्किल्स देते हैं तो उसमें क्या आएंगी? कुछ न्यू जनरेट होगा, और ये न्यू जनरेट जो है वो उसमें क्या लेकर आएगा? प्रोडक्टिविटी। यानी उसकी स्किल जब एनहेंस होगी थ्रू द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज तो उससे क्या होगा? उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी, कुछ करने की काबिलियत जिसको हम कहते हैं, कुछ करने की जो है उसमें काबिलियत आएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक यूजफुल रिसोर्स में। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? So write down the definition of human resource. Population becomes human capital. Population becomes human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care. अब हमने ह्यूमन कैपिटल की बात की, तो ह्यूमन कैपिटल है क्या? सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हम अपने चैप्टर के गो थ्रू जाए तो इसमें आपको ये कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल है क्या। इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड productive knowledge embedded in them. अभी मैंने आपको बताया था कि a population converts into a human resource when we made some efforts like some investment like education, health and skill। तो ये सब चीजें जब है वो किसी ह्यूमन बीइंग्स में
जब ये स्टॉप हो जाते हैं किसकी फॉर्म में, उससे उनको क्या मिलेगी, स्किल, और दे बिकेम प्रोडक्टिव। तो एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे वो एक्टिव हो जाएंगे, कुछ नया क्रिएटिव करने की, और इसी चीज को ह्यूमन कैपिटल। लोग जो है वो रिसोर्स के रूप में कब कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या मतलब है पीपल एज रिसोर्स, क्या वो कोई चीज है? अब देखो कि हमने लास्ट चैप्टर में जाते हैं हम, लास्ट चैप्टर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे, कौन कौन से थे? नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना, ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर पिछले 3 जो फैक्टर्स है, फर्स्ट 3 फैक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर। नाउ द फोर्थ चैप्टर विल बी फोर्थ फैक्टर विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल। ठीक, कि ह्यूमन कैपिटल, अब लोग जो है वो रिसोर्स कैसे बनते हैं, जो हमारे लास्ट 3 फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, ये तीनों फैक्टर तब तक हमारे लिए यूजलेस है जब तक हम इनको ज्वाइंट करके कोई एफर्ट नहीं करते, इनको ज्वाइंटली नहीं करते और इनसे जो है इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं लेते। अब ये काम कौन करेगा? We the human beings. So the we human beings are the most important resource because we combined all these factors and make the production possible. So people as resource is a way of referring to a country's working people. So it refers to working people of any country. अब जैसे आप लोग बच्चे हो, ठीक, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आपके हर चीज के लिए आपके पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आपकी चाहे फूड नेसेसिटी है, क्लोथिंग है, स्कूलिंग है, ये सारी चीजें कौन देखता है? आपके पेरेंट्स देखते हैं, है ना। अभी आप कोई वर्क तो नहीं करते, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते अर्निंग में, लेकिन जब यही लोग, जैसे कि आप अपनी कमिंग एज में बड़े होंगे, आप जो है जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसके थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाओगे, कोई बिजनेस करेगा, कोई सर्विस करेगा, तो इट मीन्स वहां से उनकी आप लोगों की प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ये किस पर डिपेंड करेगी? जो आपको स्किल मिली, जो आपको नॉलेज मिली, जो आपको एजुकेशन मिली, और अगर आपकी गुड हेल्थ रहेगी तो आप जिस फील्ड में भी अच्छे होंगे आप उस फील्ड में जाकर वही प्रोफेशन अडॉप्ट करोगे और अपनी अर्निंग करोगे। तो इट मीन्स तब आप क्या बन जाओगे? उस कंट्री की वर्किंग फोर्स बन जाओगे, यानी वर्किंग पॉपुलेशन बन जाओगे, विच कंट्रीब्यूट टू द GNP, means gross national product. Now the next term is gross national product. It means when a population converts into a resource, converts into a resource means working people, जब working people में convert होती है तो उससे क्या आएगी? अर्निंग, अर्निंग आएगी, तो it means it contributes to GNP. GNP means gross national product. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? एक ईयर में एक कंट्री के जितने भी लोग हैं, वेदर दे आर इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, the final goods and services, the value of final goods and services produced by the population of working population of any country, whether they are inside the country or outside the country, in a year is called gross national product. अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक कंट्री की इनकम, जिसको आप सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो ये क्या है? एक की इनकम।
अब एक कंट्री की इनकम कहाँ से आएगी, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है? कंट्री की इनकम हमने पढ़े थे 3 सेक्टर, 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कौन कौन से थे? The 3 sectors of the economy, primary, secondary and tertiary sector, है ना? Different economic activities are going on these 3 sectors. तो ये तीनों सेक्टर्स जो है इनमें एक साल में जितना भी प्रोड्यूस होता है किसी भी फॉर्म में, फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसकी हम वैल्यू, प्राइस वैल्यू जो है, मनी वैल्यू हम जो है एज्यूम कर सकते हैं। हमने उनकी मनी वैल्यू जो है, कितना प्रोडक्शन हुआ इन दोनों एक्टिविटीज में, इन दोनों सेक्टर में, हमने उसको इंक्लूड कर लिया। फिर थर्डली जो हमारा है टर्शरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर, जहां पर हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते, सर्विसेज करते हैं। अब सपोज कि मैं सर्विस कर रही हूँ स्कूल में, इसके बदले मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ठीक है ना? तो ये सैलरी जो है वो सैलरी किस में इंक्लूड हो जाएगी, नेशनल इनकम में। तो तीनों सेक्टर से जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, goods and services, the money value of final goods and services produced in a year by the working population of a country is called GNP. अब मैंने आपको इस पे इनसाइड और आउटसाइड वर्ड भी बोला था। इनसाइड मीन्स जो हम अपनी कंट्री में रहकर काम कर रहे हैं, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, चाहे सेकेंडरी में या टर्शरी में, ठीक, जिससे हमें जितनी इनकम हो रही है उस टोटल इनकम को जो है वो ऐड कर लिया जाता है, वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, नेशनल इनकम को कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो फॉरेन चले जाते हैं ना, फॉरेन वर्किंग के लिए, फिर वो क्या भेजते हैं, कंट्री में रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस मीन्स जो उनकी फैमिलीज है यहाँ पर कंट्री में, उनके लिए वो जो है अपनी अर्निंग भेजते हैं। तो इट मीन्स वो जो अर्निंग है वो भी किस में ऐड होगी, यानी जो हम फॉरेन से गुड्स एंड सर्विसेज चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, या ये रेमिटेंस ये किस में किया जाता है, हमारी इनकम में ऐड किया जाता है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक साल में टू द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, दैट इज कॉल्ड जीएनपी। क्लियर है जीएनपी? तो ये जो है आपको आगे कमिंग ईयर्स में भी आपको जो है ये टर्म आएगा बार बार। सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि ये किस में करते हैं, प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। अब जितना भी हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना? अब पीपल भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दे आल्सो बिकम अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन यही चीज जो है वो ओवरकम हो जाती है जब हम इसका वन साइडेड व्यू देखते हैं। वन साइडेड व्यू मीन्स जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, problems to provide food, clothing, schooling, medical facilities to this population, then it overcome. Otherwise people are as a resource. Now human capital formation, next term is human capital formation. जब आप ये बेसिक टर्म्स समझ जाओगे तो आपको ये चैप्टर समझना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हमारे पास जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पहले क्या होता था, पहले कितना था कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, यानी हम लोग थे, हम लोगों के पास एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, तो हमारी जो कंट्री है वो कैसी कंट्री थी, एग्रीगेरियन कंट्री थी, है ना? तो हमारा जो कंट्री है वो प्राइमरी सेक्टर तक ही लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया, उनकी हेल्थ पर जो है कंसंट्रेट करना शुरू किया, अब मेडिकल फैसिलिटीज कितनी एडवांस हो गई है,
तो ये सब जब इन्वेस्टमेंट हमने की तो वही सेम जो पीपल है वो किस में कन्वर्ट हो गए, एजुकेटेड पीपल्स में कन्वर्ट हो गए। यानी हमने क्या किया कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स थे उनको फर्दर हमने डेवलप्ड कर दिया, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मोस्टली लोग पहले क्या करते थे, अपने हेरिडेटरी जो ऑक्यूपेशन है उनको अडॉप्ट करते थे। अगर किसी के फादर फोर फादर्स फार्मिंग में एंगेज है तो उनके बच्चे भी आगे फार्मिंग ही काम कर रहे थे। ऐसे ही कोई कॉबलर है तो उसके आगे बच्चे भी कॉबलर का, ऐसे ही जो है कपड़ा बुनने वाला है कोई तो वो भी आगे क्लॉथिंग का ही काम कर रहा था, है ना। तो कोई ही काम जो ऑक्यूपेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो जाते थे। लेकिन जैसे ही हमने उनको एजुकेशन देना शुरू किया, उनको हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज देना शुरू किया, उनके अंदर स्किल कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हमने देने शुरू किए, तो उससे क्या हो गया, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी आई। आज आपके पापा मम्मी जो काम करते हैं, आप हो सकता है कि उससे आगे आप जब बड़े होगे तो आप वो प्रोफेशन अडॉप्ट ना करो, आप कुछ और अडॉप्ट करो। और ये स्किल, ये डिफरेंट स्किल कहाँ से आई आपके अंदर, थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो हमने क्या किया, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारी पॉपुलेशन थी उसमें इन्वेस्टमेंट किया और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, is called human capital formation. अब जैसे आप स्कूलिंग कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी हायर एजुकेशन में जाओगे, कुछ लोग जो है वो आईटी ज्वाइन करेंगे, कुछ मेडिकल्स में जाओगे, आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाओगे। अब इनसे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका माइंड डेवलप होगा, आपको नई नई चीजें बनानी या करनी सीखोगे आप लोग। अब ये चीजें जब आप लोग सीखोगे तो इससे क्या होगा कि आप डेवलपमेंट आएगी आपके अंदर, और आप अपने हेरिटेज ऑक्यूपेशन ही नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट भी अडॉप्ट कर सकोगे, जिससे आपकी क्या हुई, डेवलपमेंट। जब आपकी डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब किसकी डेवलपमेंट होगी, कंट्री की। जैसे जैसे हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसा अभी मैंने बताया कि पहले हमारी कंट्री क्या थी, एग्रीगेटेड कंट्री थी। अब हम किस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ। तब तक किसी के दिमाग में था कोई इंडस्ट्री लगा ले या कुछ, कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, कपड़ा बुनने का काम भी घर पर किया जाता था, है ना। छोटी छोटी जरूरतें जो है वो घर में ही हम अपने पोर्टर जो है वो पोर्ट्स बना देते थे, बर्तन वगैरह की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर ये स्किल आया, हमें एजुकेशन मिली, हमने इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना शुरू की, इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की, तो साथ साथ हमारा टर्शरी सेक्टर डेवलप हुआ। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, डॉक्टरी, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो डेवलप हुए। तो इट मीन्स हमने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को फर्दर डेवलप किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में ह्यूमन बींग्स, उनमें इन्वेस्टमेंट की और उससे उनको क्या किया, फर्दर डेवलप किया। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके उनकी फॉर्मेशन करना, यानी उनको डेवलप करना। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, ये आपको बार बार इस चैप्टर में आएगा और आपको याद रखना है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रेनिंग और स्किल। क्लियर इतना चैप्टर। चलिए, अब इससे क्या होगा, इससे मैंने आपको बताया कि जब आप लोग डेवलप होंगे तो इससे क्या होगा, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री।
जब आपकी डेवलपमेंट होगी, आप लोगों की ही इनकम ऐड करके क्या कहलाई जाती है, हमारी नेशनल इनकम, यानी हम लोगों की जो इनकम है उसी को हम ऐड करके ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। तो इट मींस यहाँ पर जो हमारी कंट्री की इनकम है, जब हमारी इंडिविजुअल पर्संस की इनकम इंक्रीज होगी, हमारी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो नो डाउट कि अल्टीमेटली किसकी इनकम इंक्रीज होगी, पूरी कंट्री की। तो इट मींस it also contributes to the economy of the country. अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, जैसे कि आजकल जो एजुकेशन है हमारी गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी कर दिया है ना, ऐसे ही हर जगह जो है मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उनको क्या बेनिफिट है इस चीज के लिए, उनको उन चीजों से कोई अर्निंग नहीं हो रही, फिर भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इस चीज में। क्यों इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो राइट डाउन द बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया, इट प्रोवाइड्स हायर इनकम। जैसे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, अब सपोज की हेल्थ फैसिलिटीज कैसे हेल्प करती है, अभी आपने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि हेल्थ फैसिलिटीज कैसे हेल्प करती है। चलो एजुकेशन से तो हमें स्किल आ रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, वो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज कैसे करती है हेल्प, कैन यू टेल मी, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या रोल है यहाँ पर। हर एक पर्सन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, जैसे एक मशीनरी की कैपेसिटी होती है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स हमारी जो भी है, हमारे यहाँ जो ये बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है, इसकी भी एक कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक। अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं 8 आवर्स इन अ डे आप लोगों को लेक्चर दे सकती हूँ, क्लियर। लेकिन जैसे कि आजकल अगर मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फिट, then how could I manage to deliver my lectures till 2 p.m? Not possible ना, मैं बीच में रुकना शुरू हो जाऊंगी या जल्दी अपना लेक्चर खत्म कर दूंगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो 8 आवर्स की है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे कोई, भगवान ना करे किसी को भी कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो वो अनफिट हो जाए, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, उसकी वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो प्रोडक्शन में अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब कोई भी कंट्री जो है तभी उसके लोग जो है तभी अपना 100% प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे जब वो हेल्दी भी हो। हेल्दी नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो अपना फुल जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। अब आप देखो इस चीज को हम एक इंडस्ट्री के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री में हमने मशीन्स लगाई, अब उस मशीन की जो है, इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 120 पीसेस है। सपोज ये शर्ट प्रोड्यूस कर रही है, रेडीमेड गारमेंट्स बना रही है, 120 पीसेस जो है वो पर डे उसमें आ जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये मशीन जो है, मे बी हो सकता है कि थोड़ी पुरानी हो गई हो, धीरे चलना शुरू हो जाए, उसमें जो हम मशीन की ऑयलिंग वगैरह करते हैं वो प्रॉपर ना करें, इसका पार्ट जो है कुछ स्लो वर्क करना शुरू कर दे, तो इसकी प्रोडक्टिविटी में भी 90 to 100 हो जाए। यहाँ पर इन सब कारणों से इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अब मशीन तो वही है, अब हमारी कॉस्ट भी वही पड़नी है, बाकी सारे फैक्टर तो लगे हुए हैं, तो कॉस्ट तो वही पड़नी है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा शर्ट पीसेस का। इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग्स की जो कैपेसिटी है, अगर हम अपना फुल 100% नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसमें इफेक्ट डालेगा, जीएनपी में, तो वो हमारी जो कंट्री की इनकम है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अभी सपोज मुझे अगर 20,000 सैलरी मिल रही है, मेरी 4 छुट्टियां लग जाती है, तो मेरी सैलरी कितनी आएगी इस महीने की, 16,000 में भी आए, 16 to 18,000, तो 2,000 कम हो गए, और ये किस में से कम हो गए, जीएनपी में से। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई।
तो इट मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज का भी इक्वल इम्पोर्टेंस रहता है। समझ आया कि मैं बार बार ये तीन बातें क्यों कह रही हूँ, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग एंड स्किल। क्लियर। अब इसका फर्स्ट बेनिफिट हमने किया, इट प्रोवाइड्स हायर इनकम। अब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट, जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोगों को एजुकेशन देंगे, क्या एक जो सिंपल वैद होता था पहले, आयुर्वेद का यूज किया जाता था ना पहले के टाइम में, तो क्या आप उनको ज्यादा पे करते थे ट्रीटमेंट के लिए? नहीं ना। लेकिन अगर आप अब एक डॉक्टर के पास जाते हो जिसने हायर एजुकेशन लिया है, उसको स्किल मिली है, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर वो पढ़ा है, अब आप उस एक डॉक्टर के पास सिंपल कंसल्टेशन के लिए भी जाओ तो आपको 400 रुपीज, 200 रुपीज ऐसे फीस पे करनी पड़ती है, और उसके बाद मेडिसिन तो रह गई अलग, है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, उस एजुकेशन से, उस स्किल और ट्रेनिंग से उसकी इनकम क्या हो गई, हायर। दोनों ही सेम प्रोफेशन थे, लेकिन उससे इनकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर। सेकंड जो है इसमें, सोसाइटी ऑल्सो बेनिफिटेड इनडायरेक्टली। जब कुछ लोगों में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, जब कुछ लोगों को हम एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, तो वो उसके बेनिफिट सिर्फ उसको एज ए इंडिविजुअल तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी भी उससे क्या होती है, बेनिफिटेड होती है इनडायरेक्टली। क्योंकि जिन लोगों को ये एजुकेशन नहीं मिली, उनको भी हम लोग जो है इससे बेनिफिट कर सकते हैं। सपोज मुझे अब जो है एजुकेशन मिली, मैं टीचिंग जॉब में आई, तो मैं अपने किसी अपना जो है पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ। पार्ट टाइम मीन्स कि मेरा इंटरेस्ट है सपोज कि बच्चों को पढ़ाना, तो जो बच्चे जिनको जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन में भी, उनको हम एजुकेशन देते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही है ना, जो ऐसे जो पुअर चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं। तो इट मीन्स वो सेक्शन जिनको ये चीजें नहीं मिल रही है, दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दोज हु आर गेटिंग एजुकेशन एंड स्किल। Clear. Third, it also contributes to GNP. ये मैंने आपको बता ही दिया। So human resources are important than other resources अदर रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पर, लैंड एंड कैपिटल। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इनसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों लैंड और कैपिटल, ये अपने आप से वर्क नहीं कर सकते, ये अपने आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक अनटिल और अनलेस द ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट कंबाइंड, है ना। जब तक हम इन पे एफर्ट नहीं करते, हम इनको कंबाइन नहीं करते, तब तक इनका अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो इट मीन्स दे आर नॉट यूजफुल एज इट्स ऑल। एक लैंड खाली पड़ी है, कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हम उस पर फार्मिंग ना करें या उस पर इंडस्ट्री ना लगाएं या किसी और पर्पस के लिए उसे यूज ना करें, तो ये अपने आप को यूज नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द अदर रिसोर्सेज। क्लियर हुई इतने टर्म्स? अब बार बार इस टर्म्स को मैं डिफाइन नहीं करूंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सालों तक हम अपनी पॉपुलेशन को, स्पेशली इन इंडिया, हम अपनी पॉपुलेशन को लायबिलिटीज समझते थे। लायबिलिटीज मीन्स इनके लिए जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं थी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे इस चीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमने क्या करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर और मेडिकल सेक्टर।
हमने प्राइमरी स्कूल्स खोले, एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो ये सारी चीजों ने हमारे रिसोर्सेज को, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया, उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस चीज को हम दो, इसमें आपके स्टोरीज दी हुई है इस चैप्टर में, हम उन दो स्टोरीज के थ्रू समझेंगे। अब दो स्टोरीज है, दो फ्रेंड्स है जो एक ही विलेज में रहते हैं। दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एफर्ट किए दैट आर क्वाइट डिफरेंट। अब उन एफर्ट से उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया वो आप देखोगे। यहाँ पर दो जो है स्टोरीज है आपकी, एक है साकल और दूसरा है विलास, एंड दे लिव इन सीमापुर। शॉर्ट में मैं आपको लिखूंगी, दे लिव इन सीमापुर विलेज। साकल इज 12 years old while the Vilas is 11 years old. दोनों जो है फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, जिस दोनों की ही मदर है वो किस में है, डोमेस्टिक वर्क में एंगेज है। दोनों की ही मदर जो है डोमेस्टिक वर्क में एंगेज है। और मदर शीला इज ऑल्सो एंगेज इन डोमेस्टिक वर्क, and the mother of Vilas is also engaged in domestic work. अब इसके जो फादर है दैट इज नेम्ड बूटा। आपसे इंटरनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए कि इसके जो फादर है बूटा, दे डू एग्रीकल्चर वर्क, ही इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। ठीक, अब इसके जो फादर है दैट इज नेम महेश। यहाँ पर ये जो काम करते हैं दैट इज एंगेज इन फिशिंग, मछली पकड़ने का काम करते हैं और उसको उसी विलेज की नियर बाय मंडी में सोल्ड आउट कर देते हैं। लेकिन जब विलास सिर्फ 2 साल का था, हिज फादर पास्ड आउट, उसके फादर की जो है डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज फादर, हिज मदर डू द सेम वर्क। अब क्योंकि घर पर और कुछ नहीं था, कोई और नहीं था कमाने वाला, तो उसकी मदर ने सेम काम करना शुरू कर दिया। वो फिशिंग में एंगेज हो गई और उन्होंने फिश जो है अपनी नियर बाय मंडी में सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो यहाँ पर दोनों ही बॉयज है वो अपनी मदर को जो है हेल्प करते थे इन देयर डोमेस्टिक वर्क एंड टू टेक केयर ऑफ देयर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। दैट इज कॉमन in the both of the cases, but the parents of Sakal, they are interested in study, interested to educate साकर। अब इसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतने मीन्स ही नहीं थे कि वो उसे पढ़ा सके। इवन यहाँ पर जो साकल है वो खुद भी इंटरेस्टेड था पढ़ने में, लेकिन जो विलास है दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था उसका। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है इसकी मदर ने भी बीमार होना शुरू कर दिया। अब उसकी मदर जब बीमार होने लगी तो घर में कोई और अर्निंग का मीन नहीं था। अब उसने भी क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे इसको भी क्या होगी, इसको भी प्रॉब्लम होगी आर्टरीज की। आर्टरीज की प्रॉब्लम हो गई तो उसकी मदर के पास इतने मीन्स ही नहीं थे कि वो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सके। तो दिन पे दिन उसकी हेल्थ भी जो है वो डाउन होती गई। फिर जब उसकी मदर बीमार हो गई उसके बाद विलास ने भी सेम प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, यानी वो भी फिशिंग करने लगा। तो इट मीन्स वो कितना कमा पाते थे, इसकी मदर जो है 150 पर डे कमा पा रही थी और इसकी भी जो है सेम अर्निंग थी, क्योंकि उसने अपना हेरिडेटरी प्रोफेशन अडॉप्ट किया तो सेम अर्निंग वो गेन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि जो इसके पेरेंट्स हैं उन्होंने साकल को एजुकेट किया, पहले उसको प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन दी और उसके बाद उसको वोकेशनल कोर्स करवाया इन कंप्यूटर।
वोकेशनल कोर्स जब उसने कंप्यूटर में किया, सो ही गेट्स अ जॉब, उसे क्या मिल गया, एक जॉब मिल गया प्राइवेट फर्म में। अब उसने अपना ही एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिससे उस कंपनी की क्या हो गई, सेल इंक्रीज हो गई। जैसे ही कंपनी की सेल इंक्रीज हुई तो जो उसके बॉस थे उसने उन्हें क्या दिया, उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। एक्स्ट्रा बेनिफिट इट मींस इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, उसको प्रमोशन मिल गई, उसकी सैलरी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ आया? अब यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि इन दोनों स्टोरीज में क्या डिफरेंस है। सेम एज के बॉयज है, फैमिली बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन एक ने इन्वेस्टमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन बहुत सालों तक। अब आप लोगों के पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही तो है। आपकी फीस भरते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन फीस भरते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म लाना, आपका स्टडी मटेरियल लेकर आना, फिर आप पढ़ोगे भी तब जब आप हेल्दी रहोगे, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड देना, ये सारी एक तरह से आपको क्या है, आप लोगों की बेटर फ्यूचर के लिए आप में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर भी बहुत सालों तक इसके पेरेंट्स ने क्या किया, इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जिसका रिजल्ट क्या आया कि उसने एक सेपरेट जो है प्रोफेशन अडॉप्ट किया। उसने जो है एग्रीकल्चर नहीं लिया, उसके फादर का वर्क क्या था, एग्रीकल्चर, तो he didn't do the agriculture work. Instead of it, he joined a private firm and gets a promotion as he designed a new software. तो यहाँ पर उसकी लाइफ क्या हो गई, टोटली चेंज हो गई। अब एग्रीकल्चर से इसके फादर को जितनी इनकम होती थी उससे ज्यादा इनकम ये गेन करने लगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, इतनी ही इनकम इसकी मदर को मिल रही है और इतनी ही इनकम इसके पास आ रही है, तो यहाँ पर इनकम में कोई इंक्रीज नहीं आया, यानी प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब कभी कोई कंट्री या कोई पेरेंट्स या कोई भी पर्सन फैमिली जब इन चीजों में इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन में, हेल्थ में, फैसिलिटीज में, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हायर इनकम, हायर अपॉर्चुनिटीज। अब आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे आफ्टर 12th, कि आप कौन सी स्ट्रीम, आफ्टर 10th कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक, तो इट मीन्स क्या होगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन दोनों स्टोरी से आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हो कि स्कूल जो है ये साकल स्कूल जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। सेकेंडली कि जो साकल है वो हेल्दी था बट विलास वाज नॉट हेल्दी। थर्ड कि साकल जो है दैट गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वेयर एज विलास डिड द सेम वर्क ऑफ हिज मदर। Sakal get promoted and get higher salary, whereas Vilas adopted the same profession and he could manage a meager income of 150 rupees per day. It means we conclude that when we invest in our human resources in the form of education, skill and health facilities, it will contribute to the development of the country. Clear? चलिए